नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। चमकी बुखार, लू, फिर सुखाड़ और अब बाढ़, सारी समस्याओं में सरकार की ओर से तैयारी का दावा, लेकिन खबरें कमी की ही आती रही। राज्य के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कहीं तटबंध टूट गए हैं, कहीं सड़क पर पानी बह रहा है, कहीं रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही थम गई है। लोग मवेशियों के साथ ऊंचे स्थान की ओर जा रहे हैं, यानी स्थिति भयावह है। विद्यालय, धर्मालय, घर द्वार कुछ इलाकों में पानी से भरा हुआ है। ये बाढ़ का सिर्फ ट्रेलर है, बाढ़ की शुरुआती कहानी है। आने वाले दिनों में भगवान न करे स्थिति बिगड़े, लेकिन शुरुआती खबरें ही काफी चिंता पैदा करने वाली है। बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक बाढ़ को इंटरनेशनल मामला मानकर पल्ला छुड़ाते नजर आते हैं। श्याम रजक की बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन इस समय सरकार को तैयारी की बात करनी होगी। कोशिशों को युद्ध स्तर पर ले जाना होगा। बाढ़ पीड़ितों को इससे राहत मिलेगी। अपने खास पैनलिस्ट से हम आज बाढ़ पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने से पहले हम आपको कुछ खबरों से रूबरू कराते हैं। बिहार के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं और भारी बारिश के चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा समेत 9 जिलों के 21 लाख लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। नेपाल में हो रही बारिश से इन सभी जिलों में तबाही मची है। एक तरफ जहां लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं, सरकार से सहायता की आस लगाए बैठे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से बाढ़ की इस विपदा को इंटरनेशनल मुद्दा बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक ने नेपाल से आए पानी से बिहार में हुई तबाही को इंटरनेशनल मुद्दा मानकर केंद्र सरकार पर इसका ठिकरा फोड़ दिया। श्याम रजक बाढ़ का जायजा लेने मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ को लेकर सरकार गंभीर है और संबंधित अधिकारियों को समस्या से निपटने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्याम रजक जैसा बयान जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी दिया है। नेपाल से पानी आ जाता है, जब वहाँ बारिश होती है तो वहाँ से उसको हम रोक नहीं सकते हैं। ये मामला है अंतर्राष्ट्रीय समझौता का मामला है। हम लोगों ने कई बार दरखास्त किया है, इस बार भी हम लोग कह रहे हैं कि नेपाल पे एक बड़ा बराज बन जाए, ताकि हमारा हाइडल से भी बिजली भी मिल जाएगा और लोगों को सुरक्षा भी रहे। लेकिन ये लॉन्ग टर्म है। अभी के समय में जितनी व्यवस्था दी जाए, लोगों को कहा जा रहा है कि जो जल जहां तक पहुंच गया है वहां के लोगों को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था की जा रही है और उन लोगों को भी उसमें मदद करनी चाहिए। बिहार में आई बाढ़ को लेकर विपक्ष ने विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामा किया। कांग्रेस ने बाढ़ से उत्पन्न समस्या पर सदन में बहस कराने की मांग की। सदन के बाहर भी विपक्ष ने नारेबाजी की। राहत कार्य तेजी से चलाने और बाढ़ के नाम पर लूट खसोट बंद करने को लेकर नारे लगाए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। बाढ़ के नाम पर लूट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बाढ़ के नाम पर बिहार में कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है, वहीं रेल यातायात भी बाधित है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी, शिवहर और मोतिहारी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। हालात का जायजा लिया। बाढ़ के कहर को देखते हुए प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश भी जारी किया गया है। सीएम ने बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। राहत और बचाव के काम के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री ने जरूरत के हिसाब से रिलीफ कैंप, कम्युनिटी किचन के जरिए लोगों को सुविधा मुहैया कराने के भी आदेश दिए हैं।
जल संसाधन मंत्री का कहना है कि सरकार पूरी तरह से बाढ़ से निपटने के लिए तैयार है। उनके मुताबिक बारिश सामान्य से ज्यादा हो रही है, इसलिए हालात थोड़े ज्यादा बिगड़े हैं। उनका कहना है कि कमला नदी में ज्यादा डैमेज हुआ है, इसलिए मिथिलांचल में अचानक बाढ़ की स्थिति आ गई है। बहुत बारिश की संभावना नहीं है। एक आध पॉइंट पे नेपाल पे ज्यादा बारिश की संभावना है। एक बात सिर्फ मैं जानकारी देना चाहता हूं कि कमला में ये जो फ्लैश फ्लड आया, ज्यादा डैमेज कमला में हुआ और इससे आपको मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर ये सब बिल डैमेज हुआ और उसमें 6 से 7 गुना जो एवरेज बारिश होती है, जो नेपाल साइड है उसमें एवरेज बारिश होता है 50 मिलीमीटर, वो हो गया लगभग 300 मिलीमीटर और एकदम कंसंट्रेटेड और लिमिटेड टाइम में हुआ। वो जो पानी निकला वो 6 जगह पश्चिमी साइड में तोड़ दिया और 2 जगह कमला के पूर्वी साइड में तोड़ दिया और काफी 20-22 मीटर या उससे बड़ा ही कल जो हम लोग देख रहे थे ऊपर से, वो बड़ा डैमेज हुआ है। अब जो हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आज शाम तक जहां जहां टूटा है वहां कैंप लगा देंगे। सारे इंजीनियर्स वहां कैंप कर रहे हैं कि कम से कम फर्दर आगे नहीं टूटे उसको ब्लॉक करने के लिए। मुजफ्फरपुर के मीना प्रखंड के मदारीपुर कर्ण में 4 जगहों पर सड़कें टूट गई हैं और करीब 2000 से अधिक की आबादी उससे प्रभावित हुई है। आवागमन की व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी से लेकर सभी उच्च अधिकारियों को लिखित सूचना भी दी गई है। ये जो दुर्दशा देख रहे हैं, ये 4 जगह, एक जगह नहीं 4 जगह टूटी हुई है, जिससे तो करीब 1000 के ऊपर लोगों को आवागमन बाधित है और लोग अस्पताल किस तरह से जाएंगे पता नहीं चलता है और लोगों को सब्जी लाने में भी काफी परेशानी होती है। मुजफ्फरपुर के गाय घाट प्रखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते बागमती नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। शिवदहा प्रखंड, शिवदहा, बरैल, महेशवाड़ा, बटवाड़ा, तेजौल के दर्जनों घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। उनके घरों में पानी घुस गया है। आधा दर्जन गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। शिवदहा राम जानकी मंदिर के पास लगभग 2 फीट पानी का बहाव सड़क पर हो रहा है। लोग मवेशियों के साथ ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि बाढ़ की इतनी भयावह स्थिति होने के बावजूद प्रशासन ने अब तक राहत बचाव कार्य आरंभ नहीं किए हैं। आगे और भी कई इलाकों का हम जायजा लेंगे, लेकिन पहले हम चर्चा में शामिल हो जाते हैं। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीपीआईएमएल से हैं सत्यदेव जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। सत्यदेव जी, क्या लगता है, ये मालूम ही है हम लोगों को कि जुलाई अगस्त का महीना हो तो अब बिहार को बाढ़ के लिए तैयार होना चाहिए। मई जून का महीना हो तो बिहार को सूखे के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। गर्मी का मौसम हो तो चमकी बुखार जैसे आपदा की स्थिति का सामना करने को हमें तैयार रहना चाहिए। तो बिहार की किस्मत में अब यही सब है सिर्फ, क्योंकि अभी तक समाधान तो कुछ नहीं मिल पाया। तो विपक्ष इसको किसी पुरजोर तरीके से मुद्दा बढ़ाने में सक्षम हो पाता है। बिहार की जनता भगवान भरोसे है। इस सरकार, चाहे वो सुखाड़ का सवाल हो, चाहे चमकी बुखार का सवाल हो, चाहे बाढ़ का सवाल हो, इन सवालों पर फेलियर दिखाई पड़ रही है। और ये आज से नहीं है, यह शुरू से है, आजादी के समय से है, चाहे राज्य में जिनकी सरकार रही हो या केंद्र में जिनकी सरकार रही हो। लेकिन इन समस्याओं के समाधान के लिए किसी के पास कोई विजन नहीं है और जिसके कारण जनता भगवान भरोसे अपना जीवन यापन कर रही है और हम समझते हैं कि वो आगे भी करेगी। सरकार जो भी दावे ठोकती है वह सब थोथलौदी है, उस दावों में कोई दम नहीं है। जब बरसात का मौसम आता है तो सारे पहाड़ के नदियों के तटबंध टूट जाते हैं। जब वो
वो जून का महीना आता है तो चमकी बुखार के तहत बच्चे मरते हैं, कोई रोकथाम नहीं हो पाता है, या दक्षिण बिहार सूखे के चपेट में रहता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं दिखाई पड़ती है, वो रत्ती भर रोक नहीं पाती है, बल्कि इस बाढ़, सुखाड़, चमकी इत्यादि प्रश्नों पर सरकार के अधिकारी मालामाल होते हैं और इस बीमारी को बना करके रखा गया है। लेकिन सत्यदेव जी, एक सवाल जो आम जनमानस आप लोगों से पूछेगा और जो पूछना भी चाहिए कि आजाद हिंदुस्तान के बाद जब से बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका शुरू हुई, तब से सत्ता के साथ साथ एक विपक्ष भी हुआ करता रहा है। विपक्ष सिर्फ जब आग लगती है तो मुद्दा बनाता है, विपक्ष तब मुद्दा नहीं बनाता है जबकि ये सबको मालूम है कि आग लगने वाली है। उस वक्त विपक्ष की भूमिका खामोशी में गुम हो जाती है। तो सवाल तो लोकतंत्र में इस विपक्ष पर भी है कि आज चूंकि बाढ़ की चपेट में लोग आए हैं तो अब आप लोग मुखर हो रहे हैं, विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं और सरकार पर को कोस रहे हैं। तो ये साल भर बाकी क्या करते हैं आप लोग? ये हमने स्पष्ट रूप से कहा कि चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या जिनकी सरकार हो, ये जवाबदेही तो सरकारों की है। विपक्ष हम विपक्ष आज मौका है तो हम सदन में बोल रहे हैं जवाबदेही और नहीं तो हम सड़क पर बोलते हैं। नहीं, हमारी आवाज लगातार सवाल पर उठते रहा है। नहीं सर, मेरा सवाल कभी चुप नहीं रहा, इससे कोई समझौता नहीं किया। नहीं समझौता किया है आप लोगों ने। मेरा विनम्र सवाल एक बार सुन लीजिए। ये बिहार के तमाम नागरिकों को मालूम है कि बारिश का मौसम आएगा तो उसे 3 इलाकों में कितनी तबाही देखने को मिलेगी। डिग्री का फर्क हो सकता है, कभी थोड़ा ज्यादा कभी थोड़ा कम, लेकिन तबाही मस्ती ही मस्ती है हर साल। तो सवाल ये उठता है कि इसको साल भर मुद्दा विपक्ष ने कभी क्यों नहीं बनाया, सरकार पर दबाव क्यों नहीं डाला गया? यदि अंतर्राष्ट्रीय ही मामला है, नेपाल से आपको समझौता करना था, तो आप आजाद बिहार, जब आजाद हिंदुस्तान का हम हिस्सा बने तब से लेकर अब तक हम कहां हैं? एक बात हो गया जी, रखें जी प्लीज। एक बात तो हम लोग को ये जानना चाहिए, जो हम लोग देख रहे हैं कि जिनकी सरकार होती है वो विपक्ष की बातों को कितनी नोटिस लेती है, वो सब जगजाहिर बात है, वो आप रोज देख रहे हैं। कल जलवायु परिवर्तन विषय पर जो विचार विमर्श किया गया उसमें हम भी शामिल थे, सभी माननीय सदस्य शामिल थे। हम लोगों ने उसमें जो सलाहें दी, शायद उस पर मुख्यमंत्री ने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि जितने आहर, पैन, पोखर की जमीन है जो दबंग और सामंत लोगों ने कब्जा कर रखा है और जिसे जल का संरक्षण नहीं हो रहा है और जल का स्तर नीचे भागता जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में सरकार को इस पर कानून बनाना चाहिए और कानून बना करके इन जमीनों को उन दबंगों और सामंतों के हाथ से निकालना चाहिए। तो सरकार तो सुनी नहीं। सरकार ने बल्कि जो बयान दिया, जो फैसला सुनाया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला सुनाए, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े तालाबों का काम सरकार करेगी और छोटे छोटे आहर, पैन, पोखर जो गांव के जो बड़े पैमाने पर हैं उसका काम पंचायत देखेगी। अब इसे नियत की पता चल जाती है कि सरकार इसके प्रति कितने गंभीर है और इससे बात साफ जाहिर हो जाता है कि विपक्ष की बात को कितनी गंभीरता से ली जाती है। ठीक सर। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल लगता है बस यूं ही दिन बदला है, साल बदले हैं, सवाल वही रहेंगे और रटे रटाए तर्क सरकार के भी होंगे और विपक्ष के भी होंगे और वही हो भी रहा है। बिहार की जनता को जो परेशान रहती है, ऐसे तमाम विभीषिकाओं को झेलती है, कहां पर जाकर खड़े हैं हम? क्योंकि अब राहत की बात होगी, कुछ राहत पहुंच भी जाएगी, कई लोग परेशान भी रहेंगे, विपक्ष हंगामा करेगा, सब एकदम वेल स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स अपने राज्य में लंबे समय से चल रही है।
देखिए, सबसे मूल बात यह है कि ये बड़ी स्पष्ट चीजें हैं। उस ज्योग्राफी को हम समझाते हैं कि नेपाल के तराई में जब वर्षा अधिक होगी और वो जब वर्षा का पानी जब बिहार की नदियों में आएगी, खास करके कोसी में, कमला में, बागमती में, बूढ़ी गंडक में, गंडक में, तो ये पूरे उत्तर बिहार को डुबोएगी। भाई, जब ये चीजें स्पष्ट है तो आपने प्रिकॉशन के तौर पर क्या किया? तटबंधों की मरम्मत आपने करा दी। क्या इससे इस समाधान हम लोग निकाल लेंगे क्या? कोसी में जितना पानी आ गया है, जितने सुलिस गेट खोले गए हैं, उसके बाद भी जब कई जगह लोगों ने सर्वे किया तो कहा कि 87 के बाद इतनी बड़ी बाढ़ की विभीषिका हम लोग 2019 में देख रहे हैं, ये लोगों का कहना है। भाई, आप क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेते हैं? ठीक है, आप नेपाल के साथ एक संधि की बात है, सही बात है कि उसमें केंद्र की जब तक भूमिका नहीं होगी, संधि नहीं होगी, तब तक वो नेपाल का पानी आते रहेगा और बिहार के उत्तर बिहार को डुबोते रहेगा। क्या बिहार इसके लिए अभिशप्त हो जाए? मान ले कि एक नियति है, एक डिजास्टर है, ऐसा होगा ही। आप माने या ना उन पानी को डाइवर्ट करने के लिए कोई व्यवस्था हो? सर, क्या है ना, आप माने या ना माने, हमारी सरकारों ने, जिनकी भी सरकारें रही हैं, वो तो यही कहना ही चाहिए कि आप मानिए। हम नहीं मानना चाहते हैं, संभव है कि अब ये हम लोगों की नादानी होगी, क्योंकि अब तक तो यही हो रहा है। विपक्ष भी एन बाढ़ के समय में अपनी भूमिका निभाता है, सरकार ठीक उसी वक्त राहत की तैयारी कर रही होती है, कोई उससे पहले और उसके बाद कोई काम नहीं होता है। तभी तो ये तस्वीर हमारे सामने 72 साल की आजादी के बाद भी है और ठीक वही है, केवल समय बदला है, स्थितियां नहीं बदली है। क्या माना? बिल्कुल नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं कि अगर बिहार की ज्योग्राफी को देख लीजिए तो दक्षिण बिहार सूखा से प्रभावित रहता है और उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित रहता है, और हम उसके कारण को गिना देते हैं। केवल कम्युनिटी किचन चला देने से, रिलीफ कैंप चला देने से और आप एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भेज देने से, सर्वे कर लेने से और वो तटबंधों पर जो जिंदगी गुजार रहे हैं लोग, उनको तत्काल राहत दे देने से क्या बिहार बच जाएगा? और यही तो कारण है कि उत्तर बिहार की एक बड़ी आबादी जो इस बाढ़ के बाद उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं रह जाता है, उसके पास पलायन के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, और गाड़ियों में भर भर करके वो लोग जाते हैं गुजरात, दिल्ली, सूरत, मुंबई, महाराष्ट्र की तरफ, ताकि जिंदगी का बाकी जो बचा हुआ समय है उसको खुद भी जी सके और अपने परिवार के लिए भी कुछ भेज सके। यही तो विडंबना है, यही विडंबना है सर। कितनी बार केंद्र के सरकार पर आप दबाव बनाएंगे? मैंने कई बार कहा है कि अगर बिहार में इस बार, मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं, कि बिहार ने अगर इस बार 39 सांसद दिया एनडीए को, अगर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, क्या 39 सांसद बिहारीपन केवल दिखाएं कि भाई ये कब तक बिहार डूबते रहेगा, ये नेपाल से पानी आते रहेगा और ये कोसी, बागमती और गंडक और बूढ़ी गंडक और कमला बलान जो है वो कहर बरपाते रहेगी? कब तक लोग छतों पर और तटबंधों पर शरण लेते रहेंगे? सहमत हूं मैं आपसे। अगर एक बार दबाव बने, इसका निराकरण होगा। बिल्कुल। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में बाढ़ से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। शिवहर के कुल 3 प्रखंड के 11 पंचायतें बुरी तरह प्रभावित हैं। राहत और बचाव चलाने के लिए एसडीआरएफ की 2 टीम और 7 सरकारी नावों को लगाया गया है। लाउड स्पीकर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा भी जा रहा है। सीतामढ़ी से शिवहर सड़क संपर्क मार्ग टूट चुका है। सीतामढ़ी जिले में कई नए इलाकों में पानी आने से लोगों में काफी दहशत है। सोनबरसा और बथराहा प्रखंड भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सोनबरसा का प्रखंड कार्यालय और थाना परिसर बाढ़ का पानी वहां घुस गया है। एनएच 104, एनएच 77 पर तेज बहाव जारी है। अचानक बाढ़ आने से इलाके में बिजली और मोबाइल सेवा पर भी बुरा असर पड़ा है। सीतामढ़ी में 8 प्रखंड के कुल 50 पंचायत सबसे ज्यादा प्रभावित है। सीतामढ़ी जिले के रीगा के बखरी गांव में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर पलट गया।
ट्रैक्टर में कई लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से कई लोगों की जान बचा ली गई। सीतामढ़ी में NH 104 पर पुरौना के पास सड़क पर पानी के तेज बहाव के कारण आवागमन बाधित हो गया है। पुरौना जानकी मंदिर परिसर भी जलमग्न हो गया है। जिले में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सीतामढ़ी के लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से राहत नहीं उपलब्ध कराया गया है। आपदा को देखते हुए समाजसेवी संगठन, चिकित्सक राहत कार्य में जुटे हुए हैं। शिवहर में 3 प्रखंड के कुल 11 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। पिपराढ़ी और पुरनिया प्रखंड में बाढ़ के पानी का तेजी से बहाव जारी है। शिवहर में प्रशासन ने SDRF की 2 टीम और 7 सरकारी नाव को राहत बचाव कार्य के लिए लगाया है। ये तस्वीर हमारे सामने है और सरकार के तमाम इंतजामात, कुछ जगहों पर शिकायतें मिल रही हैं कि अभी तक उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। समझने की एक बार फिर कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त नए मेहमान जुड़ गए हैं। जीवेश मिश्र जी, आप बीजेपी के विधायक हैं, आपका बहुत स्वागत है। जीवेश जी, इस मौके पे जो होना चाहिए सरकार की ओर से हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री जी ने किया, आपके तमाम वरिष्ठ मंत्री लोग जायजा भी ले रहे हैं बाढ़ इलाकों का, और वहां से जो स्थितियां निकल के आ रही हैं, जो तस्वीर आप पेश कर रहे हैं उसमें और उसको लेकर जो सरकार की ओर से तैयारी है उसका जिक्र भी हो रहा है कि क्या क्या हम कर रहे हैं। अच्छी बात है, इस मौके पर करना भी चाहिए और सरकार इसमें लगी हुई भी है। कहीं से शिकायत जरूर आ रही है कि राहत के कार्य में तेजी नहीं है, प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, तो चलिए खैर वो हम आपके संज्ञान में दे रहे हैं, उस पर गौर कर लीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अचानक आई हुई आपदा फिर से नहीं है। हर बार हम लोग इसी से जूझते हैं और हर बार सरकार के यही कामकाज होते हैं और अगली बार के लिए हम लोग फिर मेंटली तैयार होते हैं। आप भी उसी इलाके से आते हैं सर, जहां की बाढ़ प्रभावित इलाका है, और आप जानते हैं कि कैसे लोग बाढ़ के दंश को झेलते हुए आगे बढ़ने को मजबूर होते हैं और कैसे बिहार से पलायन करते हैं। कोई ठोस उपाय बिहार को मिल पाएगा? इसका ठोस उपाय तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमानेंट उपाय इसका बताया था कि जब तक हम नदी से नदी का जोड़ नहीं करेंगे तब तक इसका परमानेंट उपाय नहीं है। आज वर्तमान स्थिति में केवल आज की ही बात कर लीजिए संजय जी, तो उत्तर बिहार में पानी ही पानी है और दक्षिण बिहार के किसान आज भी उपयुक्त पानी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो खेत का पटवन कर सके। तो इसलिए पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह सुझाव दिया और इसको कार्य रूप में शामिल करने की चेष्टा की कि नदी से नदी जोड़ करके इस समस्या का बहुत हद तक समाधान निकाला जा सकता है। परमानेंट इलाज की अगर आप बात करेंगे तो संजय जी यही परमानेंट इलाज है। बाकी जितनी इलाज है वो टेम्पोररी इलाज है, चाहे सरकार किसी की भी रहे। अभी मैं कुछ देर पहले सुन रहा था, आदरणीय सत्यदेव बाबू बोल रहे थे आपके चैनल पर, मैं सुन रहा था, मैं यहां पहुंचा नहीं था लेकिन सुन रहा था, तो मैं उसमें देख रहा था कि इन्होंने सीधे तौर पर 13 तारीख को बिहार की इतिहास में होने वाले ऐतिहासिक मीटिंग को भी का जो रिजल्ट आया उस पर प्रश्न चिन्ह उठा दिया। अरे काम को बांटकर देश के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था है। आज 3 सरकार चलती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत की सरकार। तो छोटे नहर पैन का उड़ाही का काम पंचायत की सरकार ही अच्छे से कर सकती है। इसलिए वहां पावर सेंट्रलाइज करके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उसकी उड़ाही करेंगे। जल जमाव की समस्या से भी हमको उसमें निजता में माने उससे छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ जल संचय भी जहां ले जाके करना होगा वहां ले जाकर के उसको करेंगे। और बड़े तालाब, झील, नदी, इसकी देखरेख बिहार सरकार स्वयं करेगी। अब इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, इससे प्रसन्न नहीं है इस व्यवस्था से। तो जब इनकी सरकार थी उस वक्त भी बाढ़ आया था, ये भी सहयोगी थे, पूरी सरकार तो कभी बना नहीं पाए, लेकिन 2, 4, 10, 20 जितनी संख्या इनकी थी
ये समर्थन दे रहे थे राजद की सरकार को, और उस समय भी बाढ़ आया। अगर देखा जाए तो 87 की बाढ़ की अभी चर्चा हो रही थी, उसके बाद भी बाढ़ आया, कई बार बाढ़ आया है। इसका परमानेंट इलाज केवल अटल जी ने बताया। जिस दिशा में अभी की वर्तमान एनडीए की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, चिंतन कर रही है, चिंता कर रही है, और आने वाले समय में हम इसके समाधान का परमानेंट इलाज भी करेंगे। जीवेश जी, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, वाजपेयी जी, मैं आ रहा हूं संदीप जी आपके पास, आ रहा हूं, इंतजार कीजिए, मैं आप ही से जवाब लूंगा। जब जीवेश जी से एक छोटा सा सवाल कर लूं, फिर उसके बाद आपके पास आता हूं। जीवेश जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वाजपेयी जी ने सन 2000 में ही इस परिकल्पना का जिक्र किया था। उसके बीते हुए 19 साल हो गए। अब 19 साल के बाद आज भी सरकार यही कह रही है कि हम चिंतन कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगला कितना साल और लगेगा चिंतन करने में, और फिर बिहार को वाकई कब ठोस नतीजे मिलेंगे जब वो इससे मुक्ति पा ले? संजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकारिता के जाने माने नाम हैं, और आपको हम समझते हैं इस देश की बड़ी बड़ी हस्ती को भी इंटरव्यू लेने का मौका मिला है जी, और आप देश के विभिन्न सभी परिस्थितियों को अच्छे से समझते हैं जी। सवाल के रूप में सवाल पेश करना एक अलग विषय होता है, लेकिन संसाधन जुटाकर उस पर कार्य करना, इसके लिए राज्य की क्षमता, केंद्र की क्षमता, उसके लिए जितना संसाधन लगेगा उसकी व्यवस्था, और उस काम में आने वाली छोटी बड़ी अन्य समस्या, जैसे एक बार इस पर पहल हुआ भी तो कुछ विरोधाभास भी उत्पन्न हुआ कि भाई इसको नहीं करना चाहिए। सबके अध्ययन के बाद ही इस कार्य को मूर्त रूप दिया जा सकता है। लेकिन सर, आर्थिक संसाधन से लेकर के जीवेश जी, मैं आपकी बात से आंशिक सहमति जताता हूं। सभी व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। आपकी बात से मैं आंशिक रूप से सहमत भी हूं। आप सही कह रहे हैं कि तमाम प्रोस एंड कॉन्स को ध्यान में रखने के बाद ही आप कोई कॉन्क्रीट स्टेप उठाते हैं, तभी जाकर एक नतीजा मिलता है। ये बात सही है। लेकिन सर, हिंदुस्तान के आजाद हुए 72 साल गुजर गए, और 72 साल गुजरते हुए भी हम आज उसी पर चर्चा कर रहे हैं कि बाढ़ फिर आ गई, सुखाड़ फिर हो जाता है, बुखार से सैकड़ों जाने जाती हैं। तो सर, सरकार को हम चुनते क्यों हैं? यदि हमको हमेशा एक ही तस्वीर देखनी हो, ताकि आम जनमानस को इस ठोस जवाब देगा कौन? क्योंकि चुनाव लड़ने जब आप लोग जाते हैं तो कहते हैं हमसे बेहतर तो कोई नहीं है। संजय जी, बाढ़ तो 70 साल देश की आजादी का हो गया, आपने ठीक कहा। ये न पक्ष की समस्या है न विपक्ष की समस्या है, ये पूरे बिहार की समस्या, पूरे देश की समस्या है। कुछ तो जलवायु की नियत भी बदल रही है, एटमॉस्फेयर भी बदल रहा है, उसके कारण भी कुछ नई नई समस्या आ रही है। लेकिन जहां तक अब बाढ़ का प्रश्न आपने उठाया, तो अमेरिका जैसे विकसित देश में भी बाढ़ आ रहा है, और वो विवश हो जा रहे हैं, उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां बह जा रही है, उनका मकान बह जा रहा है। बिहार के अंदर या देश के अंदर 70 सालों में पक्ष विपक्ष में इसको बांटकर न देखते हुए, मैं आज भी कह रहा हूं कि अटल जी ने जो सुझाव दिया था, उसके लिए क्या संसाधन उपलब्ध हम करेंगे, कब तक करेंगे, उसके लिए क्या बुनियादी परेशानी है, उसको किस तरह से सभी दल के लोग मिलकर दुरुस्त करेंगे और इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। इस दिशा में हम सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। ठीक। सत्यदेव जी, हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में 39 सांसद मिले हैं। केंद्र में इनकी सरकार है और बिहार के 39 सांसदों की अपनी एक भूमिका है। समाधान की मांग तो इसी मौके पर होनी भी चाहिए, और ये जरूरत है बिहार को कि नेपाल से कैसे हम समझौता करें और कितना जल्दी हम इस बाधा को हम दूर कर सकें। 17 बैठकें, कई बैठकें भी हो चुकी है नेपाल और भारत सरकार के बीच। नतीजा अभी भी अंतिम स्थिति पर नहीं पहुंच पाया है, ताकि उसके बाद एक काम शुरू हो। क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत बातों की प्रतिक्रिया न देते हुए बिहार के हित में क्या क्या सरकार को करना चाहिए और सरकार ने क्या नहीं किया, उस पर बात कीजिए। नहीं, कुछ ठोस बात है जी कि बहुत पहले डॉक्टर भाभा ने अपना एक
पूरा पैकेज प्रोग्राम दिया था कि इसके जरिए हम बाढ़ पर नियंत्रण, रोक नहीं, नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन 72 सालों से जिनकी केंद्र में सरकार रही हो या राज्य में रही हो, किसी ने इस पर निगाह नहीं डाली, इसको लागू करने की जरूरत नहीं समझा। यह तो नीति और नियत का मामला है। और जो भी सरकारें हैं, हम तो ये कहेंगे कि अब यहां पर वो आकर के खड़ी हो गई है कि बिहार की दुर्दशा होती रहे, लोग कंगाल रहे, मजदूर रहे, ताकि हमारा जो है वो भोज भात चला करके और हमारा जो है सत्ता बना रहे। बात स्पष्ट है। और नहीं तो आज मान लीजिए कि कहा जा रहा है, अभी उद्योग मंत्री श्याम रजक जी ने कहा कि भाई तो नेपाल के पानी आ जाता है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। मैं पूछता हूं कि उत्तर बिहार तो बाढ़ से डूबता है, बाढ़ आ जाती है, नहीं रोक सकते हैं। दक्षिण बिहार जो सूख रहा है, उसके लिए आपके पास कोई विजन है, कोई योजना है, कोई कार्यक्रम है? तो नियत और नीति यहां स्पष्ट हो जाती है। और इसको स्पष्ट करना चाहिए कि जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको स्पष्ट करना चाहिए कि तब यह नियति बन गई है या कि नहीं। ठीक। और बिहार के लोग सर भगवान भरोसे जिंदा है या कि नहीं, ठीक है, इसमें किसी का कोई अपना नहीं है कि जो बिहार के जनता को कोई सहूलियत दे सके। ठीक। जिवेश जी, मैं आपसे जवाब लूं उससे पहले कुछ खबरें देख लेते हैं। रविवार को वैशाली से खबर आई कि तेज बारिश के कारण हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के बीच बीरपुर बेनीपट्टी रेलवे हॉल्ट के पास ट्रैक धंस जाने से ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि युद्ध स्तर पर काम करके ट्रैक को ठीक कर दिया गया है। अब परिचालन जारी है। किलावे नदी पर बांध जो है वो रक्सौल में रामगढ़वा प्रखंड के पास टूट गया है। इससे आधा दर्जन से ज्यादा पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। दिल्ली काठमांडू को जोड़ने वाला एशियन हाईवे पर रामगढ़वा प्रखंड के नरीर गिद्ध और भालू वाहिया गांव के पास सड़क पर 2 फीट पानी बह रहा है। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क से गुजर रहे हैं। इसमें नेपाल जाने वाले वाहनों को काफी परेशानी हो रही है। सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल तक में पानी घुस गया है। रक्सौल के अस्पताल में 3 फीट पानी प्रवेश कर गया है। पानी घुसने से अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद हैं। बाढ़ चंपापुर, कंकड़वा, मंगलपुर, पटनी, धनरा देवली, पकनीगा, इन पंचायतों में के कुछ भागों में पानी प्रवेश कर गया है। रात तक पानी नहीं थी, लेकिन रक्सौल से पानी जो आ रही है, धीरे धीरे यहाँ पर पानी का स्तर बढ़ते चला जा रहा है। जो संभावना जताई जा रही है कि रात तक फिर यहाँ से पानी निकल जाएगी। अभी तक कितने लोगों की यहाँ पर मामूली क्षति अभी वर्तमान में मतलब अभी तक एक हुई है। 12 साल की बच्ची थी, जिसमें 3 बच्ची मतलब नहर के किनारे मतलब पानी में डूब गई थी। 2 बच्ची को ग्रामीणों के द्वारा निकाल लिया गया, बच गई है, लेकिन एक बच्ची की कैजुअलिटी हो गई। बाढ़ का कारण बारिश है। इसी से नदियों में जलस्तर बढ़ा है। कहीं कहीं सिर्फ बारिश से कहर बढ़ता है। पूर्वी चंपारण में लगातार बारिश का कहर जारी है। बारिश से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा घटना में 2 बच्चों की डूबने से जाने चली गई। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है। सिसवा खराड़ पंचायत में मवेशी चराने के दौरान 5 बच्चे डूब गए, जिसमें 2 की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण में बारिश का कहर है। जिला प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद में जुटी है। नारायणपुर गांव में बारिश के कारण आए जल प्रलय में रविवार को एक गर्भवती महिला फंस गई। जिला मिलने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी टीम के साथ पहुंचे और महिला का रेस्क्यू किया। बाद में एम्बुलेंस के जरिए महिला को पताही अस्पताल पहुंचाया गया। अंचल अधिकारी की सक्रियता की वजह से ये हो पाया। इसके लिए सहारा समय की ओर से उन्हें नमस्कार।
गोपालगंज में गंडक में जलस्तर में कमी आ रही है। तटबंध पर इससे दबाव कम हुआ है। हमारे संवाददाता ने यहां जायजा लिया और लोगों अधिकारियों से बात की। विधानसभा के बाहर बाढ़ को लेकर विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया। हमारे सहयोगी रंजन कुमार मंगलम ने इन नेताओं से बात की। हम ये दोनों खबरें आपको दिखाएंगे। पहले चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ दूसरे खास मेहमान और जुड़ गए हैं। मुकेश कुमार जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। तो मुकेश जी, ये सारी तस्वीर आपके सामने है। वर्तमान मुंह चिढ़ा रही है। सरकार या राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। बिहार वहीं खड़ा मिल रहा है। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं संजय जी, वो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो आम आदमी की त्रासदी है, वो बिहार में रहने वाला एक आम नागरिक, गरीब आदमी, उसकी त्रासदी का तो कोई दूसरा इलाज ही नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी समस्या तो कहीं दूर ही नहीं हो रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार की भौगोलिक स्थिति और बिहार का मौसम जो बदलता है समय के साथ में, दोनों कहीं न कहीं बिहार की बड़ी आबादी पर प्रकोप बन के उभर के आ रहा है, आपदा के रूप में आ रहा है। और सबसे बड़ी जो क्षति हो रही है वो जान माल की क्षति हो रही है, जिसके लिए कोई भी वर्ग, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सचेत नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं अपने जो भी उन्होंने काम किए हैं, जो उनकी अक्षमता है या उनकी जो कार्यकुशलता है, दोनों जनता देख रही है। और उसको तथ्यों से बताने का, उसको बातों से करने का वो अपना उनका कार्यक्रम चल रहा है। इसमें दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो पानी आ रहा है वो नेपाल से आ रहा है। नेपाल एक अलग देश है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा, जब बिहार में ये त्रासदी कोई नई त्रासदी नहीं है, सदियों से आ रही है। और इसको जब आजादी मिली तो सबसे पहले उन बड़े स्थानों को चिन्हित किया गया, विशेषकर बिहार में, जहां से पानी आता था, ज्यादा से ज्यादा पानी आता था और बिहार में प्रलयकारी स्थिति होती थी। तो उन्होंने उस बात को, उस समय मैं मतलब 47, 48, 50 की बात कर रहा हूं संजय जी, कोसी डैम को बनाने का काम उन्होंने चिन्हित किया और कोसी डैम बना और उसका लाभ भी बिहार को मिला। लेकिन 50 के दशक से आप जब 2019 के दशक तक आते हैं, तब तक कोई भी त्रिपक्षीय वार्ता, मैं त्रिपक्षीय इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि आपको दो देशों के साथ बात करनी है। और ये बात बहुत अत्यंत आवश्यक संजय, मैं इस बात को जोर देकर कर रहा हूं कि नेपाल की राजनीतिक परिस्थिति बदलती जा रही है। नेपाल और भारत की मित्रता में भी कई नए आयाम जुड़ रहे हैं। तो अगर आपने इसको समय रहते हुए नेपाल के साथ वार्ता करके और वहां की नदियों पर बांध बनाने या वहां की नदियों को किसी ढंग से सुचारू रूप से, जो पानी आता है, जो कैचमेंट एरिया है वो नेपाल का है और वाटर फ्लो जो होता है, जो नीचे आता है, वो बिहार का है। तो त्रासदी जो होती है, प्रलय जो होता है, वो बिहार में होता है। लेकिन कैचमेंट एरिया को आप देख सकते हैं। 50 के दशक से 2019 में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हमारे सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं, दूसरों के सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं। हम हर एक जगह के वाटर का डिस्चार्ज मॉनिटर कर सकते हैं संजय जी। ये कोई नई चीज नहीं है। कई जगह ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। हम अगर कोई वायु जैसा कोई अगर तूफान आ रहा है तो उसके हम इंटेंसिटी को गॉज कर सकते हैं। उसी ढंग से हम वाटर के डिस्चार्ज को टाइम टू टाइम जगहों पे हम डिस्चार्ज को देख सकते हैं। तो पहली बात तो श्याम रजक जी कह रहे हैं कि नेपाल की बात हम कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई। दूसरी चीज है, जो बिहार का हिस्सा है, वहां जितने भी बांध के और उसके आसपास के जगहें हैं जहां पे बांध टूट सकते हैं, वहां सिंचाई विभाग के अगर कर्मचारी और अधिकारी तत्परता से काम करें तो जान माल की क्षति को रोका जा सकता है। तो तीन चीजें महत्वपूर्ण है: मॉडर्न सिस्टम को यूटिलाइज करना, अधिकारियों को सचेत करना और सबसे बड़ी है पॉलिटिकल विल कराना कि हम कम से कम जान माल की क्षति होने दें। ठीक, डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल पॉलिटिकल विल की कमी तो रही, इसमें तो कोई दो मत नहीं, ने वो किया, पर इस मामले में पॉलिटिकल विल तो कहीं नजर नहीं आया। आज यदि आम जनता के बीच ये बात चली जाए कि हम वोट उन्हीं पार्टी या उन्हीं नेताओं को देंगे जो कि हमें बाढ़ की समस्या से निजात दिला देंगे, तो मेरे ख्याल से रातों रात पॉलिटिकल विल भी बन जाएगा। क्योंकि जनता तो इनके मालिक है, ये तो सेवक है, और सेवक तब तक नहीं कुछ कर पा रहा है क्योंकि जनता भी इस मामले में उदासीन रही है। जनता चाहे बेशक कितना भी झेले, हर साल झेलती है, लेकिन पॉलिटिकल विल की तो बहुत कमी रही है। नहीं, जनता की उदासीनता ही तो चीजों को इस तरह से रहने देती है कि सब कुछ वो झेलती है, कर कुछ नहीं पाती है। दो बात मैं बताना चाह रहा हूं। नेपाल के साथ वार्ता हुई थी और उस वार्ता में नेपाल ने अपनी असमर्थता जाहिर की थी
कि हमारे पास इतने फंड नहीं है आर्थिक कि हम रूप से रिजर्वायर असमर्थ बना हो सके और बिल्कुल। वाटर रिजर्वायर बना करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सके। भारत ने आश्वासन दिया था कि भाई ठीक है, इलाका आपके होंगे, और चूंकि आपके यहां जब देखिए ये बात तो सच है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज का असर पूरे वर्ल्ड पर है। असमय वर्षा, असमय सूखा, असमय ठंड, इसको कोई टेक्नोलॉजी दुनिया का अभी बदलने की स्थिति में नहीं है जब तक कि आप कार्बन इमिशन को आप नहीं रोकेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप नहीं कम करेंगे, जब तक उसको नहीं बदलेंगे कोई टेक्नोलॉजी ले आइएगा, इससे निजात आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन एक जो प्रमुख चीज था जिस पर काम किया जा सकता था कि अगर भारत सरकार थोड़ा फंड करती और नेपाल के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता कि ठीक है हम आपका रिजर्वायर बना देते हैं, जो उससे रिजर्वायर से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा उस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से नेपाल को भी बिजली मिलेगी और जैसे मेरे ख्याल से बातचीत उसी दिशा में हो भी रही है, से भी बिजली लेंगे। डॉक्टर साहब, अभी तक ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब क्या है ना, पिछले 3-4 वर्षों में कई बैठकें हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बैठकें हुई हैं, और इसी दिशा में बात आगे भी बढ़ रही है कि हम वहां पर अपना इंडिया अपनी ओर से फंड देगा और वहां पर इस तरह का प्रोजेक्ट बनेगा। बात है कि उस पर भी अभी अंतिम रूप से मुहर नहीं लग पाई है, क्योंकि नेपाल की अपनी राजनीतिक स्थिति, दिशा और दशा बिगड़ती और बनती रहती है। इन कारणों से मामला डिले हो रहा है, तो यहीं पर तो पॉलिटिकल विल की जरूरत है, जहां कि आप टॉप प्रायोरिटी में लेकर नेपाल को साथ लाएं। ठीक है, वो तो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पर अभी न जाएं कि नेपाल चाइना के साथ रहेगा कि नेपाल इंडिया के साथ रहेगा, लेकिन जो हमारी प्रायोरिटी है, हम प्रायोरिटी के तौर पर अगर नेपाल में चाहे जिनकी भी सरकार बने और जो भी सत्ता में रहे उनके साथ अगर एक वार्ता हो, मामला इस पर नेपाल की वार्ता तो सरकार करनी चाहे पड़ेगी। जिनकी भी मैं सरकार सहमत हूं रहे, आपसे। ये बात करने को सहमत थे कि अगर फंड भारत देता है, कि अगर फंड भारत देता है, भारत अगर रिजर्वायर बनाता है और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है तो उसका लाभ हमको मिलेगा। एक बात संजय झा जी सही बोल रहे थे, अब 50 मिलीमीटर का औसत वर्षा अगर होती है, जो एक ज्योग्राफर या मौसम वैज्ञानिक अनुमान करते हैं, और 300 मिलीमीटर बारिश हो जाती है, तो कैचमेंट एरिया से जो पानी आएगा, चूंकि उनके पास कोई रोकने की जगह नहीं है, वो चाह करके भी नेपाल उस पानी को नहीं रोक सकता है, वो तो आपकी नदियों में ही आएगी, और जब वो नदियों में पानी आएगी तो वो कहर ढाएगी। लेकिन हम इससे भी सहमत नहीं है कि आपको नहीं पता है कि एकाएक अगर इतनी बारिश हो जाएगी और हमारा वाटर लेवल ये हो जाएगा तो हम प्रिकॉशनरी मेजर नहीं ले सकते हैं, हम सब कुछ प्रकृति पर छोड़ देंगे कि चूंकि ये प्राकृतिक आपदा आई इसलिए उस समय तो हम असमर्थ थे, कुछ नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा सरकार को भी गंभीर होना होगा, थोड़ा जनता को भी मुखर होनी होगी, क्योंकि बाढ़ का निदान है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भागीदारी आवश्यक है, लेकिन उसका निदान भी है, हम उसको रोक भी सकते हैं। ठीक, जीवेश जी, दरअसल क्या है ना, एक तो पॉलिटिकल विल और दूसरा अभी सत्यदेव जी ने एक बात का जिक्र किया था कि ये बात तो सही है, कहीं जाकर यदि आपको नेपाल के कारण बाधाएं आ रही हैं, बिहार में सुखाड़ में तो नेपाल की कोई भूमिका नहीं है, और वहां पर सरकार का अपना क्या प्लान ऑफ एक्शन है, सरकार का अपना क्या ब्लूप्रिंट है, ऐसी जगहों पर ग्राउंड वाटर क्राइसिस जहां हो रही है, उसको लेकर भी हम लोग बस अब जाकर थोड़ा अलर्ट मोड पे आए हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, ग्राउंड वाटर क्राइसिस पर सरकार चिंतित है, गंभीर भी है, सरकार के पास ब्लूप्रिंट भी है और सरकार उस पर आने वाले दिनों में काम भी करने जा रही है। 1 साल बाद जब हम लोग बैठेंगे तो आपको उस दिशा में कुछ काम दिखेगा। पहली बात है। और आज जितना डिबेट आप कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी हो, आदरणीय मुकेश जी हो, या सत्यदेव जी बोल रहे हैं, हम या आप कोई विषय रख रहे हैं, इस सब का समाधान एक ही है कि उत्तर बिहार का पानी दक्षिण बिहार कैसे पहुंचे। इसके लिए गॉड गिफ्टेड कनाल है नदी, नदी को नदी से हम अपने कनाल बना के जोड़ दें तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, इसके लिए आपने एक बात कहा, उससे मैं सहमत हूं कि विल पावर की आवश्यकता तो है ही, लेकिन जिनको वित्तीय व्यवस्था का ज्ञान नहीं है उनको ये भी समझना चाहिए कि इसके लिए वित्तीय व्यवस्था किस तरह से उपलब्ध होगी, हमारा टैक्सेशन का प्रणाली क्या होगा,
कैसे हम इतनी बड़ी राशि उपलब्ध करा पाएंगे? बिहार का आज टोटल बजट 9,000 करोड़ का है। भारत सरकार क्या उसमें मदद करेगी और क्या कॉम्बिनेशन बनेगा जो इसको हम कर पाएंगे? अब रह गई बात नेपाल का, तो नेपाल के अंदर भी, मैं तो बॉर्डर का आदमी हूं, आप भी बॉर्डर के लोग हैं, वायुमंडल और जलवायु कैसे बदला है संजय जी खूब याद होगा बचपन कि पहले दुर्गा पूजा के समय में भी ठंड आ जाता था, हाफ स्वेटर गांव में लोग पहनने लगते थे, चादर ओढ़ने लगते थे। और हम लोग किसान परिवार के लोग हैं, गेहूं बुआई के लिए लोग अक्टूबर से तैयार हो जाते थे और 15 नवंबर तक गेहूं की बुआई हो जाती थी। जिन किसानों का गेहूं नहीं 15 नवंबर तक बुआई जिनका होता था, उनको उस समय कमजोर किसान माना जाता था। अब तो 15 नवंबर के बाद लोग सोचते हैं गेहूं बाव करना, ठंड शिफ्ट कर गई है, जलवायु बदल रहा है, उस पर भी चिंतन और चिंता करना पड़ेगा, जिसकी झलक मुख्यमंत्री जी ने 13 तारीख को सर्वदलीय बैठक के माध्यम से, बिहार पहला राज्य होगा जहां इस विषय का चिंता किया गया है, अच्छे काम की सराहना भी होनी चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा आपदा प्रबंधन, तो आप स्वयं एनालिसिस कर लीजिए और जितने राजनीतिक विश्लेषक यहां बैठे हुए आपके माध्यम से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, और जितने लोग आज देख रहे हैं इस डिबेट को, मैं उनको भी निवेदन करता हूं कि निष्पक्ष भाव से बतावें कि पिछले 15 साल में बिहार का आपदा प्रबंधन बेहतर हुआ है और हम उसमें काम करने में सफल भी हुए हैं, चाहे बढ़ रहा हो चाहे सुखाड़ रहा हो, उस पर हमारा जो कार्य प्रणाली है वो बेहतर हुई है। हमने अधिक से अधिक बाढ़ सुखाड़ प्रभावित लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है, लेकिन चिंता अगर परमानेंट समाधान का है तो उसका तो उत्तर मैंने अपने पहले ही खंड में आपके साथ बैठते हुए दे दिया था। दूसरा कोई भी उपाय कोई भी सज्जन अगर रखते हैं तो हम समझते हैं कि वह टेम्परोरी उपाय सुझाव दे रहे हैं। नेपाल के अंदर भी, मैं बॉर्डर का आदमी हूं, 20 से 50 किलोमीटर के बाद पहाड़ी एरिया प्रारंभ होता है और नेपाल का भी 20 से 50 किलोमीटर का जो तराई एरिया है, मैदानी भाग है, वो इस बाढ़ से वैसे ही प्रभावित होता है जैसे बिहार का मैदानी भाग प्रभावित होता है। सर क्या है, तो नेपाल भी इसके लिए एक छोटा सवाल था इस देश में। दिवेश जी एक छोटा सवाल था आपसे, उसके बाद संजय जी के पास जाना चाहूंगा। दरअसल क्या है, बोला जाए, आपने सही कहा कि वित्तीय स्थिति का भी आकलन करना पड़ेगा। जब नदियों से नदियों को जोड़ने की परिकल्पना आई थी वाजपेयी जी के समय में, उस समय इसका टोटल जो अनुमानित बजट लगाया गया था लगभग 20,000 करोड़ का पूरे देश के लिए था, उसमें बिहार भी शामिल था। अब जैसे जैसे समय उस सिर पे एक बात आई थी और बात होकर रह गई। अब उसमें बाद के वर्षों में एक डिबेट होता रहा कि क्या ये सही प्रयोग होगा या नहीं होगा, पानी डाइल्यूट होने से क्या होगा, क्योंकि उसमें फिर देखा गया कि जल के अंदर जो जीव रहते हैं वो किस वाटर हैबिट के साथ जीने की उनको आदत होती है, तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स पर चर्चा होती रही। और आगे सवाल कर रहा हूं, तो इन कारणों से कुछ बातों को थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सर जो तात्कालिक बातें हैं वो एक सीधी सीधी बात है जो एक आम आदमी लेमैन को समझ में आ रहा है कि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते बहुत प्रगाढ़ थे, तब बांध नहीं बने। अब चीन का एक प्रभाव हो गया है तो अब एक मुद्दा मिल गया है राजनीति को कि वो इंटरनेशनल मुद्दा है। तो सवाल यह है साहब कि जनता फिर करे तो करे क्या, तब भी मर रही थी अब भी मरे, तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग भी तो जनता ही हैं कहीं ना कहीं सब। आप ये इस प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूं कि सीधे तौर पे ऑब्जेक्टिव उत्तर नहीं दिया जा सकता है संजय जी। ये तो आपने अपनी चतुराई से बड़े कम शब्दों में बड़ा व्यापक प्रश्न कर दिया है, जिसके उत्तर के लिए ही एक दिन का डिबेट निर्धारित होना चाहिए। और जहां तक नेपाल का सवाल है, नेपाल भी मैदानी भाग इसको त्रासदी मानती है और निश्चित रूप से एक विल पावर बनाने की आवश्यकता है। आदरणीय मुकेश जी कह रहे थे कि एक डैम बना कोसी में, आप वहां की भौगोलिक स्थिति थी डैम बनने लायक। आपको जानकारी होगी कि 17 से अधिक बैठक नेपाल और हिंदुस्तान के बीच हो चुका है।
कई बार नेपाल में सरकार बदलने के कारण आप ठीक कह रहे बात बनते बनते बिगड़ भी गई है, ऐसी जानकारी भी आपके पास आई होगी। ठीक कह रहे हैं आप। और जगह किस स्तर पर कहां इतने बड़े पैमाने पर नेपाल की लंबी कंट्री है और विभिन्न सोर्स से निकलकर आने वाला, पहाड़ से निकलकर आने वाले पानी को कहां स्टोर किया जाए, लाखों की आबादी विस्थापित करने की बात नेपाल में आ रही है, जिसको लेकर नेपाल तैयार नहीं है। वस्तु स्थिति को भी जानना चाहिए और भारत की सरकार उसको बचाने की भी बात कर रही है, फिर भी कोई एक रूपरेखा बनकर इस पर तैयार नहीं हुआ है कि इसको अब दूसरा डैम या दूसरा पानी रोकने की व्यवस्था किस तरह से क्या किया जाए। समझ गया सर। और अनस्टेबिलिटी के कारण कई बार जो बात किसी एक सरकार से बनते बनते रही है वो दूसरे सरकार के साथ बिगड़ भी गई है। ठीक। लेकिन भारत की सरकार, बिहार की सरकार उस दिशा में प्रयत्नशील है और निश्चित रूप से इसका समाधान आने वाले समय में ढूंढ लिया जाएगा। सत्यदेव जी, दरअसल विपक्ष को भी अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज करने की जरूरत है। हालांकि संकुचित होता जा रहा है, खासकर केंद्र में तो विपक्ष की भूमिका तभी तक रह पाएगी जब तक कि विपक्ष अपना भूमिका निभाना चाहेगा। संख्या बहुत कम होती जा रही है। राज्य में आपकी संख्या ठीक ठाक है विपक्ष की आज की तारीख में, लेकिन आम दिनों में विपक्ष की जो भूमिका लोकतंत्र अपेक्षा रखता होने वाली है, अपेक्षा रखता है, उस वक्त विपक्ष बड़ा मौन रहता है। जब विपक्ष के सामने ये सारे मुद्दे होते हैं, पॉलिटिकल विल क्रिएट भी करना पड़ता है साहब। आप लोग तो पॉलिटिकल विल क्रिएट भी नहीं कर रहे हैं। यदि हम विपक्ष की बात करें तो सिर्फ विधानसभा में तख्ती लटका लेने से थोड़ी बातें बन जाएंगी साहब। इन लोगों को छपास की बीमारी है संजय जी। केवल मीडिया का कैमरा देखना, जवाब देने दिए सर, 2-4 बात कह देना, बड़े बुजुर्ग हैं, और जो ठोस बिहार के हित में बात जवाब उनसे मांगा है, दूर रहना। जवाब माफी चाहते हैं, सत्यदेव जी जवाब देंगे जी। एक सवाल जो आया कि वित्तीय स्थिति का ज्ञान नहीं है, तो हम समझते हैं कि आजादी के 72 वर्ष पूरे हो गए और ये आजादी से आज तक इस 72 वर्षों के दौरान हमको वित्तीय ज्ञान हासिल करने में अगर लग जाए तो फिर इस समस्या का समाधान हम नहीं करेंगे। ये तो नियत स्पष्ट हो जा रही है कि यह समस्या कायम रहे, यह बरकरार रहे। विपक्ष का जहां तक सवाल है तो मैंने अपने पहले ही बात में कह दिया, और विपक्ष अपनी भूमिका में है, कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले अपनी भूमिका में है और आगे और इस भूमिका को बढ़ाएगी। मैंने तो साफ तौर पर कहा कि सरकारें जिनकी रही हो वो सुनने के लिए तो तैयार नहीं है। ठीक सर, तो हम तो इस भूमिका में है, समझ गया सर, और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं आपकी भूमिका को, हम लोग भी देखेंगे ही, क्योंकि कितना आगे आप लोगों ने अब तक बढ़ाया वो तो सबके सामने है। खैर मुकेश जी, दरअसल ये मामला 100% ये सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति का है, जिसमें हमारी राजनीति उदासीन रही है। जिनकी भी सरकारें जब रही, एक बाढ़ आती है, एक खास मौके पर राहत बांट दिए जाते हैं, उसमें कुछ सवाल उठते हैं, विपक्ष एक आलोचना करता है, बस इतनी सी भूमिका रह जाती है। जाहिर है बिहार के साथ तो ऐसा होगा ही। बिल्कुल संजय जी, अभी तक जो सरकार की जो काम करने की प्रणाली है वो है कि 3 महीने में बाढ़ आएगी, उसके बाद उसकी समस्या होगी, फिर बाढ़ चली, जैसी भी स्थिति होगी, जैसा भी इनको त्रासदी झेलना होगा झेलेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विषय, जो आबादी इससे प्रभावित होने वाली है या होती है, उस आबादी का पहले आंकलन करें, सभी राजनीतिक पार्टियां आंकलन करें, अपने हृदय में टटोले उसको कि क्या कर रही है वो, किस लिए वो जनप्रतिनिधि हैं। 5 से लगभग 6 करोड़ की आबादी आपकी प्रभावित होगी और नेपाल की आबादी केवल 2.5 से 3 करोड़ है। तो आपकी 5 करोड़ आबादी जिन समस्याओं से गुजरेगी, उनके खेतों में पानी आएगा, उनके घर टूटेंगे, उनके बच्चे काम करने के लिए बाहर जाएंगे, उनको किस ढंग से कर्ज लेना होगा, सूद को किस ढंग से पैसे देंगे, उनके जीवन में किस ढंग का कहर आएगा, उनके जान माल को जो क्षति होगी, उनके पशुओं को जो क्षति होगी, उनका चारा कहां से आएगा, सारी चीजें जो है इसके आंकलन करने की जरूरत है। और सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति आंकलन करने की जरूरत नहीं है। पैसे तमाम होते हैं, सरकारों के विभिन्न संस्थाओं के पैसे
प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, जो आम आदमी है उसके जीवन में जो वित्तीय संकट आने वाला है, जिस ढंग से वो गुलाम बनने वाला है, क्योंकि उस इलाके में आपने इस बात का जिक्र किया था, वहां जो सूदखोर जो पैसा देते हैं उसका जो कर्ज का दर है वो अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को तो पैसा लेना नहीं है, तो उनको तो समझ में ही नहीं आएगा किस दर पे उनके यहाँ काम करने वाला जो चरवाहा है, जो उनके दूसरे हरकारे हैं, गांव के दूसरे लोग हैं जो गरीब है, चूंकि वहां जो जमीन की जोत है वो 1.5 एकड़ है। तो इस ढंग की स्थिति का अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो बहुत ही अराजकता होगी। और दूसरी बात है कि जो करप्शन होने वाला है, तटबंध टूट रहे हैं तो तटबंध तो नहीं टूटने चाहिए थे, क्योंकि आपने कहा था कि तटबंध हमारे मजबूत है, किसी ढंग पानी को झेल सकते हैं, बांध नहीं टूटने चाहिए। इस बात को सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए और जो भी अधिकारी दोषी हैं उनको दंडित करना चाहिए। ठीक, डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल ये पूरा मामला अब ये है कि हम लोग तो अब आए दिन इसी पर बहस करेंगे, क्योंकि अभी अगले कई दिनों तक तो बाढ़ की चपेट में पूरी आबादी रहेगी और फिर उसके बाद नई नई समस्याएं सामने आएंगी और हम अब जीवेश जी लोगों को याद करते रहेंगे और फिर उनका जवाब एक आएगा, हम डिबेट क्लोज कर देंगे। विभीषिका जारी रहेगी, ये मान लिया जाए। एक मिनट सर, कंप्लीट कीजिए आप। नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि हर साल अखबारों में छपती है कि हमारे बजट का कितना प्रतिशत राशि बाढ़ की भेंट चढ़ जाती है, चाहे वो राहत कार्य के लिए हो, बचाव कार्य के लिए हो या आफ्टर फ्लड जो है वो रिलीफ के लिए हो। अगर उस वित्तीय प्रबंधन को कर करके और बाढ़ को कैसे हम रोकें, जीवेश जी एक चीज कह रहे थे, मैं बचपन से पढ़ते रहा हूं कि कोसी को उत्तर बिहार का शोक कहा जाता है। हम लोग नहीं पढ़ा था साहब। ये नदी जोड़ो जो परियोजना थी वाजपेयी जी का, वो था कि जो बहुत सारे पेरेनियल रिवर्स हैं जिसमें सालों भर पानी रहते हैं, उसको कनेक्ट कर दिया जाए तो वैसी नदियां जिसमें पानी कम रहती है या बरसात में पानी रहती है उसमें पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। लेकिन बाढ़ का पानी आएगा और उसका लेवल ऐसा होगा कि वो डाइवर्ट कर जाएगा उन नदियों में जोड़ने से। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात, ये 4 बात मैं बताता हूं। ये जो कोसी का जो बाढ़ है या जो नेपाल का जो बाढ़ आता है वो फ्लैश फ्लड है, रिवर फ्लड भी होता है। जो नदियों का किनारा है जिसमें गाद पूरा बैठ गया है, जिसका ड्रेजिंग बरसों तक नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी जो फ्लड आता है, कंजेशन की वजह से भी फ्लड आता है। और 76% इलाका जो उत्तर बिहार का है जो वाटर लॉगिंग में रहता है, जैसे ही वाटर लेवल बढ़ता है उसकी वजह से भी फ्लड आता है। तो ठीक है, नदी जोड़ो योजना अच्छी योजना है, ठीक है, पर्यावरण एक महत्वपूर्ण पार्ट है और इसका पर्यावरणविदों ने विरोध भी किया था, हैबिटेट को लेकर के, पीएच वैल्यू को लेकर के, अपना अपना वाटर का अपना जो उसका एसिडिक और जो अम्लीय गुण और क्षारीय गुण है इसको लेकर के। लेकिन बाढ़ के पानी को हम नदियों में जोड़ देंगे और वो डाइवर्ट कर जाएगा, ये एक पार्ट हो सकता है। जब तक आप उसके लिए चैनल नहीं बनाएंगे कि वो जो कोसी में, कमला में, बागमती में, गंडक में, बूढ़ी गंडक में जो पानी आता है और उस पानी को हम डाइवर्ट कैसे करेंगे। और अगर वित्तीय प्रबंधन की बात करें तो मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जितना बाढ़ राहत पर आपको खर्च होता है, अगर उस वित्तीय प्रबंधन को उस पानी को डाइवर्ट करने में लगाया जाए तो शायद आपका वित्तीय बजट भी बैलेंस होगा और लोगों को जान माल से बचाया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद जीवेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। ये अलग से एक बार डिबेट रखिए, यह विषय मैं डॉक्टर संजय कुमार जी के इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि आपका समय खत्म हो रहा है। आप संतुष्ट प्रबंधन केवल बाढ़ राहत के पैसे से इतना बड़ा वित्तीय प्रबंधन हो जाएगा। ठीक है साहब, इसी पर मैंने पहले कुछ व्यापक जीवेश जी, अब तो हम लोग लगातार इसी मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद संजय जी, माफी चाहूंगा, अब समय संपन्न हो रहा है। बहुत धन्यवाद। मैं अगले डिबेट में फिर आप लोगों को याद करूंगा, क्योंकि लगातार चलेगा अभी, इससे संबंधित बहुत सारे टॉपिक है जिसमें हम चर्चा करेंगे अभी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका। हालात तो बेकाबू है और बेकाबू होना लाजमी है, क्योंकि हम जनता अपनी सोच को काबू में नहीं कर रहे हैं, तभी तो बाढ़ से जूझ रहे हैं। हमारी प्राथमिकता सूची में वोट डालते वक्त ये सब मुद्दे नहीं होते, तो समस्या किसको झेलनी पड़ेगी। हमको आप सुनिश्चित कीजिए कि आपके असली मुद्दे क्या हैं और कहां पर आप भटक रहे हैं। नमस्कार। जी सर।